Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और ये क्लास NCERT के सिलेबस पर आधारित है। आज की क्लास में फ़िज़िक्स की क्लास भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। और आज हम भौतिक विज्ञान का भाग 1 का जो पहला लेसन आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर में आपको एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ड्राइव करने के लिए मिलेगा। तो टॉपिक ये है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका एक और क्वेश्चन बनता है, लिखा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र किसी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर निरक्षीय स्थिति है तब भी यही फॉर्मूला डिराइव होगा, और अगर यहाँ निरक्षीय की जगह पे अनुप्रस्थ स्थिति हो जाए तब भी यही फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करना है उसके लिए कुछ फिगर यूज करना है। तो आइए फिगर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है जिसका मध्य बिंदु O है और इसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। तो अगर हम इसकी दूरी को बांटेंगे तो L और L हो जाएगा, और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा। A पर माइनस क्यों है, P पर प्लस क्यों आवेश है, और बिंदु O से P बिंदु की दूरी स्मॉल r है। और अगर हमको PB की दूरी निकालनी हो और PA की दूरी निकालनी हो तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है और हम यहाँ से निकाल देंगे POB में अगर इसकी दूरी निकालना हो तो ये क्या है, ये एक तरह का कर्ण हो गया। तो जब कर्ण निकालेंगे तो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ना रहता है। तो इस तरीके से यहाँ भी PB और PA की दूरी निकल आई है। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 घटक में विभाजित हो जाती है। इसको तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको थ्योरी व ओरली बताया उसको मैं लिखूंगा। सबसे पहले माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। बिंदु A पर -q कूलाम का आवेश तथा बिंदु B पर +q कूलाम का आवेश स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे +q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता। मैंने पिछली क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला डिराइव कराया था, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति और आज की टॉपिक को निरक्षीय स्थिति बोलेंगे। तो यहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, हो जाएगी E1 बराबर 1/4πε0 इंटू +q के लिए है तो +q अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी r²। तो दूरी यहाँ पर r² ना होके तिर्यक दूरी क्या है अंडर रूट में r² + l²। तो अंडर रूट में r² + l² का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो 1/4πε0 इंटू q अपॉन यहाँ से स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा r² + l²। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और ये है E1 के इक्वल। अब हम आगे लिखेंगे -q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता। E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 अपॉन इंटू -q अपॉन यहाँ पर r² की जगह पे वही हो जाएगा r² + l² अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 1/4πε0 इंटू -q अपॉन
यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ये है E2 के इक्वल, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करना है, एक कंडीशन इस डेरिवेशन में आप लोग याद रखना कि यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर -q कूलाम का आवेश का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको +q लेकर ही चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने +q कर लिया है और इक्वेशन 2 तक कंप्लीट हो गया है। आगे थोड़ा सा थ्योरी लिखना है जो बिंदु P पर निर्भर है। बिंदु P पर E1 व E2 दो भागों में विभाजित हो जाता है। बिंदु P पर E1 व E2 दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग है ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक को इंग्लिश में हॉरिजेंटल कहते हैं। E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, तथा क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा है, परंतु ऊर्ध्वाधर घटक समान व विपरीत हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर समान और विपरीत हैं ये, इसीलिए ये आपस में विपरीत हैं, इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन क्षैतिज घटक एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वे जुड़ जाएंगे। तो परिणामी तीव्रता हो जाएगा E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब हम यहाँ E1 और E2 के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, सोल्व करते हैं। E बराबर E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये है हमारी E1 की वैल्यू। और डॉट कॉस थीटा लगा हुआ है, कॉस थीटा मैंने लिख दिया, प्लस E2 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये है हमारा कॉस थीटा डॉट में। E बराबर यहाँ पर जो टर्म है इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर जो टर्म है इंटू कॉस थीटा, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा के वैल्यू को हमें चित्र से निकालना होगा। तो सबसे पहले चित्र देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया थीटा, अगर हम चाहे इस ट्रायंगल में चाहे इस ट्रायंगल में कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कड़। तो आधार हो जाएगा L और कड़ हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो E बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये है हमारा कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू इस 2 को L के साथ में लिख देता हूँ, Q इंटू 2L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर अगर हम इसकी पावर 1 लेके चलें और इसकी पावर होती है 1/2, अंडर रूट का मतलब ही 1/2 पावर हुआ, तो 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये हो गई इसकी पावर। अब यहाँ पर देखिए Q इंटू 12 का मान हो जाएगा P, और ये P है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P बराबर Q इंटू 12 होता है, और यहीं से इसको लिखा गया है। तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया है। आगे हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर L इज लेस देन R के इक्वल।
आप जानते हैं कि ये L एक अल्पतम दूरी है, वो भी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। अगर इस अल्पतम दूरी का हम स्क्वायर करेंगे तो ये और ही अल्पतम हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक दिखा सकते हैं, अगर L बराबर हम 0.2 मान लें तो L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। यहाँ पर तो फिर भी कुछ एक मान था इस वैल्यू का, लेकिन अब यहाँ पर 0.04 हो गया स्क्वायर करने पर। तो हम इस L स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। और जब किसी पावर के ऊपर होल पावर लगा रहता है तो अंदर वाली पावर और उस होल पावर का होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन ये हो जाएगा R क्यूब। तो यही है हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, और इसी को ड्राइव करना था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को 6 नंबर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एज इट इज़ ऐसे ही ड्राइव करके मिल जाएंगे। तो इस डेरिवेशन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब अगला टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। हालांकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, तो आप यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का व्यंजक, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार करके चलना है, क्योंकि आपको आपका सेट क्या रहने वाला है आपको खुद नहीं मालूम, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या पता आपके सेट में ये क्वेश्चन आ जाए। और ये भी क्वेश्चन 6 नंबर में ज़रूर से ज़रूर आता है, कभी कभी 4 नंबर में भी दे देते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो एक फिगर है, देखिए यहाँ पर समान विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर द्विध्रुव को रखा गया है थीटा के कोण पर, और यहाँ पर इसके बीच की दूरी 12 है। बिंदु ए पर प्लस क्यू कूलम है और बिंदु बी पर माइनस क्यू कूलम है, और इसकी बीच की दूरी यहाँ से और ए तक की ये 12 साइन थीटा दी गई है। तो इसका थ्योरी जो है मैं आप सभी को नोट करा देता हूँ। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा के कोण पर रखा गया है। बिंदु ए पर प्लस क्यू कूलम का आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है। प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण, प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F1 बराबर EQ। ये कहाँ से होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में आप लोगों को विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, E बराबर परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में लगाया गया बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से F की वैल्यू निकालना चाहें तो F बराबर EQ0 आएगा, पर यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 ना होकर प्लस Q है, तो इसलिए F1 बराबर EQ आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे का कैलकुलेशन हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण बल क्या हो जाएगा, F2 बराबर, इस बार माइनस क्यू है तो यह हो जाएगा माइनस
क्यू। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे थ्योरी। यहाँ स्पष्ट है कि दो बराबर परंतु विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो आगे हो जाएगा बल युग्म का आघूर्ण। फॉर्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो बल हो जाएगा यहाँ पर EQ इंटू लंबवत दूरी निकालेंगे यहाँ से, जो आपकी फिगर में दी गई है, देख लीजिए। लंबवत दूरी दी गई है 2L sin थीटा। तो यहाँ पर लंबवत दूरी की वैल्यू पुट करेंगे 2L sin थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा E इंटू Q इंटू 2L को एक साथ लिखेंगे और sin थीटा ऐसे ही रहेगा। तो Q इंटू 2L होता है P, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। और बल युग्म के आघूर्ण को डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ बराबर PE sin थीटा। और ये है इसका फॉर्मूला जो ड्राइव करना था। और इस P को बोलते हैं बल, इस P को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी डिफिनीसन हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर कुछ नोट हैं। पहला नंबर नोट है, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो या लंबवत हो तो बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो या समांतर हो तो बल युग्म आघूर्ण शून्य होगा। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। अति लघु में 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। किसी तल में खींची गई ऐसे काल्पनिक पृष्ठ जिसमें से होकर जाने वाले समस्त विद्युत बल रेखाओं को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही आसान डिफिनीशन है। अगली डिफिनीशन है घन कोण। घन कोण ऐसे किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे घन कोण कहते हैं। तो घन कोण की परिभाषा आप लोग समझ गए हैं और आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आगे हम अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन गॉस की प्रमेय की हेल्प से सॉल्व होंगे। न्यूमेरिकल भी आता है और डेरिवेशन भी आता है। तो अगली क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग अगली क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके हमें बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अच्छी लगी तो लाइक करना और हर एक दोस्तों तक पहुंचाना ताकि उनको हमारी क्लास से और हमारे चैनल के माध्यम से हेल्प मिल सके और अपनी फिजिक्स की तैयारी को कंप्लीट रख सकें और यूपी बोर्ड 2021 में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।